everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Bharti. Today I am here for Business Law for the students of CA Foundation. Basically, this is a subject which is very new for all the students, whether they belong to commerce background or any other background. So let's us start for our introduction to what do we have to study in this subject. Paper 2 of CA Foundation is of Business Laws and Business Correspondence and Reporting. Our topic is Business Law that consists of 60 marks and remaining 40 marks is covered by Business Correspondence and Reporting. In the Business Law, we have to study 5 acts. Firstly, Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act सभी डीलिंग्स वगैरह पे लगता है, जैसे हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उस पर लगेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रहा है कि क्या हमें कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए क्या क्या असेंशियल कंडीशंस हैं कि जब वो फुलफिल होंगी तो ही पार्टी उसके लिए लायबल होगी। तो जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो कौन किसके अकॉर्डिंग डील होंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो भी बायर और सेलर आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं बाइंग सेलिंग के लिए, उसके लिए हमारे प्रोविजंस लगते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने +1 2 में पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में, बट वहाँ पे पढ़ा आपने प्रैक्टिकल पोर्शन और यहाँ पे सारा का सारा आएगा थ्योरी पोर्शन। तो जितने भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होंगे वो सब कौन कवर करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एक पार्टनरशिप का ही दूसरा फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके प्रोविजंस कौन सा एक्ट कवर करेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एंड देन लास्टली कंपनीज एक्ट 2013। आपने कंपनीज के बारे में सुना ही होगा, अभी तक हमें कंपनीज के बारे में नहीं पता, बट जनरली कंपनी क्या है? एक लार्ज कॉर्पोरेशन, और उसके जितने भी रूल्स हैं उसको फॉर्म करने के, इनकॉर्पोरेट, रजिस्टर वगैरह करने के, वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे? कंपनीज एक्ट 2013। Now we will start from Indian Contract Act 1872. Firstly, we need to know why Indian Contract Act. तो अब डे टू डे में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज जैसे हमें करनी होती हैं। टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरे को एक मशीनरी परचेज करनी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बट वो मशीनरी है 10 लाख की। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि उस टाइम पे मेरे पास 10 लाख अवेलेबल हों, लेकिन मुझे मशीनरी की नीड है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्शन तो करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? किसी बंदे के पास जाऊंगी, सप्लायर के पास जाऊंगी, तो क्या बोलूँगी कि मैं इतने पैसे अभी दे सकती हूँ और अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है तो मैं उसको बाद में दूंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी मेरी कि वो मशीन मेरे को दे तो देगा, बट बाद में उसके पास भी तो ये रीज़न होना चाहिए कि हाँ मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी। उसे भी तो किसी तरीके से ये बिलीव करवाना पड़ेगा कि हाँ मैं उसके पैसे दे दूंगी, उसे भी अपने पैसे खोने का डर है। तो उसके लिए क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में कि वो मुझे मशीनरी प्रोवाइड करेगा, जिसके आधे पैसे तो मैं अब दे दूंगी और बाद में वो मेरे से और आधे पैसे बाद में। उसके लिए क्या होगा? वो मुझसे लिखवा के लेगा, तो वो क्या बन गया? हमारा एग्रीमेंट। और कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग मैं उसको बाइंड कर पाऊँ, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस इज अवर सेक्शन एंड इन द ब्रैकेट वी राइट सबसेक्शन। और इसके बाद भी अगर कुछ हमें लिखना हो तो वो आता है क्लोज एंड देन सब क्लोज। अब सेक्शन 2 और सबसेक्शन H का मतलब क्या है कि जो सेक्शन 2 में लिखा है उसके H पॉइंट में जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसके अकॉर्डिंग लीगल है? लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, मतलब 2 सेक्शन के ई पॉइंट में। इसमें क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब किसी भी बंदे से, नेक्स्ट पार्टी से मैं कोई भी प्रॉमिस कर रही हूँ जिसके बदले में मुझे कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, वो क्या होता है? हमारा एग्रीमेंट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ए को बोलती हूँ कि मुझे अपनी कार सेल करनी है और बदले में मुझे चाहिए 2 लाख रुपए। अब मेरा प्रॉमिस क्या है, मेरी ऑब्लिगेशन क्या है कि मुझे उस बंदे को कार देनी पड़ेगी, और मेरा कंसिडरेशन क्या है कि मुझे उसके बदले में 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो होता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन में प्रॉमिस क्या होता है? सेक्शन 2
सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। मतलब कोई बंदा है, वो किसी को कुछ ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ और बदले में मुझे ये चाहिए, वो क्या होता है? प्रॉमिस। और जब वो बंदा अपनी असेंट दे दे, मतलब वो हाँ बोल दे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉमिस। मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई प्रपोजल दिया और सेकंड पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉमिस। जैसे अब मैंने ए को बोला कि वही अपना एग्जांपल 2 लाख में कार देने के लिए, तो जैसे ही वो बंदा, सामने वाला बंदा ए, उस कार को खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा 2 लाख में, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉमिस। तो व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, मतलब जिस बंदे को हमने प्रपोजल दिया, हमारे केस में ए, सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए राजी हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉमिस। अब सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, हमने बोला एन एग्रीमेंट, बट वो लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्सेबल होना चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्सेबल मतलब हम कोर्ट में जाके उसको बाउंड करवा सकते हैं। अब हमने रिटर्न में दिया था कि हाँ हम तुम्हारी पेमेंट कर देंगे, तो उसके पास क्या राइट है? वो कोर्ट में जाके उस पेपर को दिखा सकता है जहाँ पे हमने सिग्नेचर कर रखे होंगे, तो क्या आ जाएगी? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर एनफोर्स करवाना है तो उसके लिए क्या है? पहले एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट भी कैसा? जो लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हो, लॉ के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से बाउंडेशन क्रिएट होती है, तो वो होता है हमारा इन शॉर्ट वी कैन से कोई पार्टी है वो क्या करेगी? ऑफर देगी सेकंड पार्टी को, उसके बाद जब वो सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्टेंस दे दे, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रॉमिस, और वी कैन से एग्रीमेंट। देन एग्रीमेंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके लिए मेन कंडीशन क्या है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। और ये एनफोर्सेबल अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ से रिलेटेड एक पॉइंट है कि वो एनफोर्सेबल कब होता है। जैसे वी कैन से एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि तुम अगर एक दिन मेरे साथ बात नहीं करोगी या पूरा दिन चुप रहोगी तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट ला के दूंगा। अब वो लेडी पूरा दिन चुप रही और उसने गिफ्ट ला के नहीं दिया उसके हस्बैंड ने, तो वो केस करती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा एग्रीमेंट हुआ और इन्होंने मुझे कोई गिफ्ट ला के नहीं दिया। तो अब कोर्ट क्या बोलता है? ये सोशल टाइप का एग्रीमेंट है, ना कि लीगल। मतलब ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ये आपका सोशल है, डोमेस्टिक है। तो इसलिए जो भी सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्सेबल नहीं होते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले उसके मीनिंग बेस पे एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम किसी पार्टी को ऑफर दें और वो पार्टी उसके लिए हमें हाँ बोल दे, एक्सेप्ट कर ले, तो जैसे ही हमने किसी पार्टी को ऑफर दिया और उसने अपनी सहमति दिखाई, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एग्रीमेंट। पर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट तो सही, साथ में क्या चाहिए? लीगल एनफोर्सेबिलिटी, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो वैलिड होना चाहिए। जो लॉ के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट वैलिड होगा वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और उससे पार्टीज के बीच में क्या? लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो पार्टी एक दूसरे को बाउंड कर सकती है। अब सेकंड हमारा आता है वाइडर टर्म होती है एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट क्या होता है? उसमें सोशल, डोमेस्टिक, लीगल हर टाइप के एग्रीमेंट्स, हर टाइप के प्रोमिसेस आ जाते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नैरो टर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ वो वाले एग्रीमेंट्स आएंगे जो लीगली एनफोर्सेबल हैं। जो सोशल हैं, डोमेस्टिक हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी नहीं आते। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरो टर्म होते हैं और जो एग्रीमेंट है वो होते हैं हमारी वाइडर टर्म। देन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सेम है जैसे जो सोशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हस्बैंड वाइफ वाला, तो उसकी वजह से कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, हम उसके लिए कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट्स में और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता ही कब है? जब वो लॉ के अकॉर्डिंग लीगली एनफोर्सेबल हो। तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। अब हमने क्या पढ़ा था? जो एग्रीमेंट होते हैं वो 2 टाइप से हो सकते हैं, सोशल एज वेल एज लीगल।
अब जो सोशल एग्रीमेंट है वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं, लेकिन जो लीगल हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्यों, क्योंकि इसमें सोशल टाइप के एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। व्हाई? कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल कंडीशन ही क्या है, एक एग्रीमेंट होगा जो कि क्या होगा, हमारा लीगल एनफोर्सेबल, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा टॉपिक है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमें वैलिड बनाना है, यानी कि कोर्ट में लेके जाना है, उसको एनफोर्सेबल करवाना है, तो उसके लिए जरूरी चीजें क्या क्या। फर्स्टली एक तो हमें बता रखे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, मतलब सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हमें क्या बताता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसकी असेंशियल्स। और जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 है ना, उसमें है 6 असेंशियल्स कंडीशंस हमारी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी सेक्शंस हैं, स्पेसिफिकली उनका नेम नहीं है, बट उनमें भी क्या बता रखा है, असेंशियल कंडीशन। तो हमें सेक्शन 10 और अदर सेक्शन के जो भी कंडीशंस हैं सबको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। तो फर्स्टली एन एग्रीमेंट। शुरू में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, उसी में हमने क्या बोला था, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे असेंशियल, सबसे मेन कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की वो क्या है, एग्रीमेंट। दो पार्टीज के बीच में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, तो एग्रीमेंट इज मस्ट। एंड देन फ्री कंसेंट। अब इसमें क्या, टू पार्टीज को हम कब बोलेंगे कि उनकी कंसेंट है, जब वो सेम चीज को सेम तरीके से ले। अब मैं बोल रही हूँ, मेरे पास जैसे 2 गाड़ी हैं, मैं बी है कोई बंदा, उसको बोलती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी सेल करूंगी। अब मेरी इंटेंशन थी मेरी छोटी गाड़ी सेल करने की, लेकिन उसने क्या समझा कि मैं अपनी बड़ी वाली सेल कर रही हूँ, तो उसने मेरे साथ क्या कर लिया, एग्रीमेंट। तो ये क्या नहीं है, कंसेंट नहीं है। जब तक दो पार्टीज सेम थिंग को सेम तरीके से नहीं समझेंगी, उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है, कंसेंट भी कैसी होनी चाहिए, फ्री। फ्री का मतलब क्या है, कोई भी कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी को डरा धमका के उसकी हाँ नहीं लेनी, बल्कि उसको फ्रीली छोड़ना है कि उसकी मर्जी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, अदरवाइज वो ना करे। जैसे अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ए ने क्या बोला गन पॉइंट में बी को कि तू अपना मोबाइल जो कि 15,000 का, वो मेरे को 2,000 में सेल करे। अब बी ने क्या किया, डर के उसके हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है, मैं अपना मोबाइल तुम्हें 2,000 में देने के लिए रेडी हूँ, पर ये क्या, उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पे एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना चाहे तो करवाए, अदरवाइज वो ना करवाए, उसके पास राइट होता है। और राइट किसके पास होता है, जिसके ऊपर हमने जोर जबरदस्ती करी, जिसकी हमने फ्री कंसेंट नहीं ली। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट होने के लिए 3 कंडीशन। फर्स्टली वो होना चाहिए मेजर। मेजर मतलब उसकी एज 18 अबव होनी चाहिए। जो भी बंदा 18 एज से कम होगा उसे हम बोलते हैं माइनर, और कोई भी माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सेकंड हमारी कंडीशन है साउंड माइंड। मतलब जो बंदा है वो दिमागी रूप से संतुलित होना चाहिए, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब जैसे हम बोल रहे हैं, किसी बंदे को शराब पिला के हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो नशे में था, उसने हाँ हाँ बोल दी, कोई दिक्कत नहीं, पर जो उसने बताया उसकी कॉम्पिटेंसी उस टाइम पे नहीं थी, वो अपने सोचने की शक्ति में नहीं था, तो वो क्या नहीं है, साउंड माइंड का बंदा नहीं है, वो है अनसाउंड माइंड। तो जो भी बंदा अनसाउंड माइंड में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होता है। एंड थर्ड हमारा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग वो बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लॉ था और उसमें किसी भी पार्टी को पनिशमेंट मिली, उसने कोई इलीगल वर्क किया, तो उसे बोला कि वो किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग 5 साल तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर वो बंदा किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसे हम बोलेंगे वो इनकॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉफुल कंसिडरेशन। अब क्या बढ़ा था, एग्रीमेंट फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो और वो कंसिडरेशन भी कैसे होनी चाहिए, लॉफुल, मतलब कुछ भी इलीगल नहीं करना। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक बंदे को बोलती हूँ कि तू ना मेरी तरफ से उस घर में चोरी करके लाती हो और हम आधा आधा कर लेंगे,
तो वो क्या है, जो उसकी कंसिडरेशन है जो मुझे मिलेगा वो क्या है, इलीगल, लॉफुल तो है नहीं, तो वो क्या नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट मानते होते हैं लीगल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर्पस के लिए हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं ना, वो भी क्या होना चाहिए हमारा, लीगल, मतलब कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड का मतलब होता है अनएनफोर्सेबल, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो इसका हम कैसे समझेंगे कि हम उसको कभी भी एनफोर्स करा ही नहीं सकते। लॉ में, कोर्ट में हम जाके कभी भी ये नहीं बोल सकते कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाए, क्यों, वॉइड एग्रीमेंट होते ही ऐसे एग्रीमेंट है जिनको हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में ला ही नहीं सकते, जिसकी वजह से कोई भी बाउंडेशन क्रिएट होती ही नहीं है। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का मतलब क्या है, किसी भी एक्ट में उस काम को वॉइड ना बोला गया हो। जैसे ड्रग्स की सप्लाई है, वो क्या है, बैन है, गवर्नमेंट ने ड्रग्स की सप्लाई को बैन कर रखा है, तो वो क्या होगी हमारे लिए वॉइड। उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, उसको हम एनफोर्स करवा ही नहीं सकते। अब ये तो थे हमारे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एसेंशियल कंडीशन। देन आते हैं अकॉर्डिंग टू अदर सेक्शंस। उसमें फर्स्ट है हमारा टू पार्टीज। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं प्रपोजल दूंगी तो कोई तो सामने पार्टी होनी चाहिए ना सेकंड, जिसको मैं वो प्रपोजल दूं और वो एक्सेप्ट करे। एक बंदा खुद से तो प्रपोजल दे के खुद से तो कुछ कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है, टू पार्टीज का होना, एक बायर और एक सेलर। जैसे फॉर अगर हम कोई भी सेल वगैरह करते हैं तो एक बायर भी चाहिए, एक सेलर भी चाहिए। इसके लिए ना एक केस आया था, उसमें क्या था, एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो डिसोल्यूट हुई, तो जो भी लास्ट में हमारी नेट असेट्स बचती हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, वो सारी पार्टनर्स के में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था उसने क्या बोला, इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को असेट्स मिली हैं। बट बाद में कोर्ट में क्या हेल्ड हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी प्रॉपर्टी जो भी होती है वो किसकी होती है, सभी पार्टनर्स की, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है अगर कुछ पे करना है, लेकिन जो असेट्स बचेगा वो भी तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे जो बायर और सेलर हैं वो सेम पर्सन है, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे सेलिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसलिए इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन हमारा पॉइंट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब हमारा मोटिव ही क्या है, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। इसमें वही एग्जांपल है, सोशल टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जो सोशल टाइप के एग्रीमेंट है उससे कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता, तो जो जिन एक्ट से हमारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा वही हमारा क्या बन पाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें क्या होता है, कई ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती हैं। फॉर एन एग्जांपल इंश्योरेंस, मतलब हमें कोई भी इंश्योरेंस का अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए असेंशियल है कि वो रिटर्न में होना चाहिए। मान लो अब इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाई लेकिन वो रिटर्न में नहीं ली, तो वो कभी भी क्या नहीं बन पाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस अगर हमें करवाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो रिटर्न में होनी चाहिए। एज इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी वैलिड मानी जाती है जब वो रजिस्टर हो, तो जब तक कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। देन हमारा आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसका मतलब क्या है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करें, जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, ए ने बी को बोला मैं तुम्हें 100 टन ऑफ ऑयल सेल करूंगा, लेकिन उसने अब ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल, ऑयल भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो वो क्या है, मीनिंग सर्टेन नहीं है उस ऑब्जेक्टिव का, मतलब जो हमारी कंसिडरेशन है, जो ऑयल है अब यही नहीं बताया कौन सी ऑयल है, तो वो मीनिंग क्या नहीं है, सर्टेन, तो वो क्या कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। देन आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हम ऐसे ही एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसकी करना पॉसिबल हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल ए बोलता है कि मैं मैजिक से खजाना निकालूंगा। अब ये चीज तो सबको पता ही है कि कभी भी बाय मैजिक कुछ निकलता है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, तो कभी भी इम्पॉसिबल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे कैसे किस किस फॉर्म में बना सकते हैं वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।